बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जो कुछ आज हमने पढ़ना है उसके नोट्स मैंने आपको पोस्ट कर दिए थे सारे, अगर आपको याद हो तो। मैंने आज सुबह सुबह भी कोई आधा घंटा, आधा 15-20-25 मिनट पहले सारे नोट्स पोस्ट कर दिए थे जो आज हमने चीज पढ़नी है, और वो हम शुरू करते हैं। ठीक है कि नहीं? आज जो नोट्स थे वो आपको मिल गए होंगे, आई होप सो। तो सबसे पहला पॉइंट हमने ये पढ़ना है कि जनाब ये एक वायर, ये नोट्स आप लिखे नहीं, ये मैंने भेज दिए आपको। ये वायर, ये इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसके गिर्द एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। इसके गिर्द एक क्या है? सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड हर तरफ है, ऊपर भी है और वायर के नीचे भी है, यूं भी हर तरफ है। और ये कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। ये कोई क्या है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड वायर के लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस वायर को, अगर इस वायर को उठाकर इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो कुछ ये सूरत हाल बनेगी। ये वायर, इस निशान का मतलब ये है, ये इसका मतलब है कि करंट, वायर ऐसे है और करंट बेटा यूं ऊपर की तरफ आ रहा है। ठीक है कि नहीं? तो अब सर्कुलर मैग्नेटिक, ये साउथ पोल है, ये करंट यूं ऊपर की तरफ आ रहा है, ये कर्ल ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड है, ये यूं जा रहा है, ये यूं इस तरह से, ये यूं। ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड किसकी हैं? वायर की मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड। ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड किसकी हैं? वायर की मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड। और ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड किसकी हैं? ये मैग्नेट की मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड। ये मैग्नेट की मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड। ठीक है कि नहीं? अब आप ये चीज देखो कि ये इस तरह से है, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड एक दूसरे को अपोज कर रही हैं, यहाँ पर दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं? कैंसिल कर रही हैं। और यहाँ पर देखिए ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड इस तरह से, यहाँ दोनों फील्ड्स एक डायरेक्शन में री एनफोर्स कर रही हैं, यहाँ कैंसिल कर रही हैं, यहाँ री एनफोर्स कर रही हैं। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का बनेगा? वो इस तरह का बनेगा, यूं। ठीक है कि नहीं? इस तरह से। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का होगा? वो यूं होगा। ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड यूं बेंड हो गई और यूं बेटा यूं लगे इस तरह से। ठीक है कि नहीं? ये मैं, ठीक है, मगर यहाँ पर रीजन ऑफ क्या बन गया? यहाँ पर रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन गया, यहाँ रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ रीजन ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ रीजन ऑफ क्या है? वीक मैग्नेटिक फील्ड। तो रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से रीजन ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ एक फोर्स लगता है। ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड दे टेंड टू स्ट्रेटन अप, and in doing so they exert a force. In doing so they exert a force, and this force is in upward direction. ये फोर्स upward direction में है, इस तरह से। ये और ये देखें, ये करंट, आपने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा होगा, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। फोर्स फकीर मगर मैग्नेटिक फील्ड, और सी करंट फकीर मगर चौधरी। वो बंदा था ना, वो बाजार में भीख मांग रहा था, किसी ने उससे पूछा, कहा कि वो इतने हट्टे कट्टे होके भीख मांगते हो? उसने कहा तमीज से बात करो, मैं फकीर जरूर हूं मगर जात का चौधरी हूं। तो ये फकीर, एफ फॉर फोर्स, मगर मगर मैग्नेटिक फील्ड, और सी चौधरी, सी फॉर करंट, फकीर मगर चौधरी। अब ये तो याद रख लिया। अब देखें करंट किधर है? ऊपर की तरफ। सेकेंड फिंगर हमेशा करंट की तरफ, फर्स्ट फिंगर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होती है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ।
और फोर्स इसको ऊपर की तरफ जहाँ एरो लगाया उस तरफ लग रहा है। तो ये चीज़ आप ओ लेवल में पहले पढ़ चुके हैं। तो व्हेन अ वायर, अब बात शुरू इस तरह करेंगे कि व्हेन अ वायर विच कैरीज करंट हैज इट्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड, अ वायर विच कैरीज करंट, ये भी जो मैंने आपको नोट्स सेंड किए उसमें ये लिखा हुआ है, मैंने नीट नोट सेंड किए आपको। अगर आप कहते हो मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ जो मैंने आपको नोट सेंड किए हैं, मैं अभी 1 मिनट में आपको नोट्स दिखाता हूँ। देखिए ये नोट्स हैं जो भी आपको मैंने सेंड किए हैं और उसमें यही बातें लिखी हुई हैं। देखिए ये नोट्स जो सेंड किया, वायर कैरिंग करंट हैज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट व्हेन दिस वायर इज प्लेस्ड इन एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, magnetic field of the wire interacts with the external magnetic field, and magnetic field of the wire reinforces the external magnetic field at one point and cancels the magnetic field at the other point, opposite side. This creates force. ठीक है ना, this creates, ये बातें जो लिखी हुई ये मैंने आपको अभी सेंड की, ये नोट्स भी सेंड कर दी, आपको बनाने की जरूरत नहीं है जी। क्या होगा, क्या व्हाट विल हैपन, और ये देख लें, आपको ये नोट्स भी आपको मिल गए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और ये सारा कुछ, तो इसलिए आप इसको सिर्फ तवज्जो दें सुनने पर। अब क्या है जनाब कि ये वायर को इस तरफ को एक फोर्स लगती है, ये फोर्स जो है ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से दी जाती है। ये फोर्स क्या है, फ्लेमिंग्स या लेफ्ट हैंड रूल से दी जाती है, और ये फोर्स इस तरफ को जो लग रही है, ये करंट यूं, ये मैग्नेटिक फील्ड यूं इस तरह से, और ये फोर्स नॉर्थ से साउथ फोर्स इस तरफ को है। तो ये फोर्स जो है ये रीजन ऑफ वीक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से रीजन ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड पर लग रही है। मैं दोबारा बताना बात चाहता हूं, मैंने पहली बात ये कही है कि वायर, जिस वायर में करंट हो, जिस वायर में करंट हो उसका एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होता है। उसका, जिस वायर में करंट हो उसका क्या होता है, एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होता है। जब उस वायर को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से मुराद वो मैग्नेटिक फील्ड जो वायर का पैदा करता नहीं है, किसी और सोर्स से, तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वायर के लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। इस वायर को इस मैग्नेटिक फील्ड में रख दें एक खास अंदाज से, नॉट इन एवरी वे प्ले वे, ये देखें ये इस तरह से, ये वायर यूं पड़ी हुई, इस तरह से, इस तरह पड़ी हुई, ऐसे पड़ी हुई, और ये जो है ना वो साउथ पोल है और ये जो है वो नॉर्थ पोल, ऐसे बना हुआ इस तरह, ये नॉर्थ पोल का फेस है और यहाँ पर ये साउथ पोल का फेस। तो ये वायर का मैग्नेटिक फील्ड यूं है इस तरह से, और मैं अब सारा बड़ा बड़ा ड्राइंग बार बार नहीं बनाता, और ये मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है। अब आप नोट करें तो ये दोनों फील्ड इस तरफ, दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे को रीइंफोर्स कर रहे हैं। रीइंफोर्स करने से यहां पर एक रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। क्या बन जाता है, रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। और यहां पर क्या है, यहां रीजन ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड, क्या है, रीजन ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है कि नहीं, ये रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, ये रीजन ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड है। इससे क्या होगा, जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो मैंने आपके सामने यहाँ बनाया है। आप कहें तो मैं दोबारा भी बना देता हूँ कि क्या है वो, इस तरह से कि ये वायर, और इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड यूं था, इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड यूं था, और मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से डिस्टॉर्ट होकर यूं हो गया। इसका वायर का मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड डिस्टॉर्ट हो गया। अब मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड वायर के ऊपर एक फोर्स लगाता है, वायर का मैग्नेटिक फील्ड वायर के ऊपर क्या लगाता है, एक, मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड वायर के ऊपर एक फोर्स लगाता है, मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड वायर के ऊपर क्या लगाता है, एक फोर्स लगाता है, और वो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, वो फोर्स किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन। ये करंट यूं, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये फोर्स इस डायरेक्शन में। ये जो फोर्स उसने लगाया है जिसको आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से देखते हैं, ये फोर्स किस वजह से लगा है, ये फोर्स लगा है इंटरेक्शन ऑफ द टू फील्ड्स की वजह से। किसकी वजह से लगा है, इंटरेक्शन ऑफ द टू फील्ड्स की वजह से लगा है। When a wire carrying current is placed in a magnetic field, it experiences a force, and this force is due to the interaction of the two fields. This force is due to the interaction of the two fields. ठीक है कि नहीं, ये फोर्स क्या है, वो क्या कहते हैं, इंटरेक्शन ऑफ द टू फील्ड्स की वजह से।
ठीक है, अब क्या होगा, ये एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड फोर्स यूं लग गया, यूं करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड यूं नॉर्थ से साउथ और ये फोर्स इस डायरेक्शन, तो ये फोर्स यूं लग रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, व्हाट विल हैपन, वो ये है कि ये देखें, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये वायर को अब हम इस तरह दिखा रहे हैं, ये करंट आए जो इसमें फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये आपके पास एक लेंथ ऑफ वायर है, ये लेंथ ऑफ वायर, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, वो फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जितना ज्यादा वायर में करंट होगा उतना ज्यादा वो मैग्नेटिक फील्ड होगा, फोर्स होगा उतना, और वो यानी इतना फोर्स डायरेक्टली के करंट के साथ वो फोर्स बढ़ता चला जाता है। ये ग्राफ है उसके, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद दैट करंट। अच्छा, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा इस वायर पे फोर्स लगेगा, यानी बी जितनी ज्यादा होगी उतना वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है कि नहीं। और उसके बाद क्या है कि जितनी ज्यादा इस देखें लेंथ, वो लेंथ जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, वायर की वो लेंथ जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है और परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, वो इंपॉर्टेंट है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट लेंथ, वो लेंथ जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो इन सारों को कंबाइन करें तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BIL एंड F इज इक्वल टू BIL। ये है जनाब आपका नया पॉइंट कि फोर्स ऑन अ वायर विच कैरीज करंट एंड इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। ये फोर्स जो है न्यूटन में दिया जाता है, B मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, टेस्ला में I करंट, L लेंथ ऑफ वायर इन द मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप कहते हैं तो इसका कोई न्यूमेरिकल बनाना है तो वो मैं बना के दिखा देता हूँ। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इस तरह से, ठीक है कि नहीं। और ये चीज देखें कि ये बीच में वायर है, ठीक है कि नहीं। अब इस वायर में ये करंट, अगर अब ये करंट जो है वो 2 एम्पियर है और ये लेंथ आपके पास 20 सेंटीमीटर की लेंथ है, ठीक है ना। वायर 2 एम्पियर, करंट, मैग्नेटिक फील्ड 20 और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो फर्ज करें 1.5 टेस्ला की है। तो इस वायर पे जो फोर्स लगेगा वो BIL से निकल आएगा। BIL 1.5, करंट 2 एम्पियर और लेंथ 0.20। तो ये देख लें, ये क्या आता है, ये मेरे ख्याल 0.6 न्यूटन आ जाएगा। तो इस तरह से आप वायर के ऊपर लगने वाला फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा बेटा, एक्शन और रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है कि नहीं। अब अगर फर्ज करें कि ये एक मैग्नेट है और ये वायर है, इस वायर के अंदर करंट यूं ऊपर की तरफ आ रहा है, इसको इस तरफ को फोर्स लगा है 0.6 न्यूटन का। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो इसको अपोजिट एक फोर्स लगेगा इन दोनों को, और वो कितना लगेगा, 0.3 न्यूटन इससे लगेगा, 0.3 न्यूटन इससे लगेगा, यानी टोटल फोर्स इसको इस तरफ लगेगा। अगर इसको 0.6 न्यूटन इधर लगा तो पोल्स को टोटल 0.6 न्यूटन इधर नीचे की तरफ लगेगा, क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है कि नहीं। तो ये बात थी जो आज हमने पढ़नी थी कि वायर कैरिंग करंट इन मैग्नेटिक फील्ड। इसमें आपने सारी बातें पुरानी हैं, सिर्फ नई बात यह कि आज आपने उसकी एक इक्वेशन भी पढ़ ली। अच्छा, अब यार यहां से शुरू होती है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर ये वायर थोड़ी इस तरह करके पड़ी हो, अगर ये वायर ऐसे पड़ी हुई हो जी, अब ये वायर अगर इस तरह से पड़ी हुई है, ये इसका करंट है, ये वायर इस तरह से, मैं इसको थोड़ा सा और खूबसूरत बना देता हूं, यूं, ये वायर यूं पड़ी है। तो इन हालत में मुझे बताएं इस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा। बेटा इन हालात में इस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा जी, बता सकते हैं आप मुझे कि नहीं जी। बता इन इन हालात में इस पे लगने वाला फोर्स क्या है जी, इन हालात में इस पे लगने वाला फोर्स क्या है। इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। भला क्यों नहीं लगेगा वो मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, यूं आप देखें ना, राइट हैंड ग्रिप रूल लगाएं, वायर को पकड़ें, और मेन मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से यूं,
तो आप खुद देखें, एक चीज का मैग्नेटिक फील्ड यूं हो और दूसरे का यूं हो, दूसरे का अगर यूं हो, तो वो ना ही कहीं कंप्लीट कैंसलेशन हो रही है, ना ही कहीं कंप्लीट री इन्फोर्समेंट हो रही है, ना ही कंप्लीट कैंसलेशन हो रही है, ना ही कहीं कंप्लीट री इन्फोर्समेंट हो रही है। चारों तरफ एक सिमेट्रिक डिस्टॉर्शन होगी। एज अ रिजल्ट, दिस वायर इज नॉट गोइंग टू एक्सपीरियंस एनी फोर्स। दिस वायर is not going to experience any force. ठीक है ना, कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगी। आगे चलते हैं, ठीक है कि नहीं। अगली बात जो मैंने आपसे करनी थी कि अगर आप देखें इस तरह से, आपने अभी पढ़ लिया कि ऐसे वायर पड़ी हुई हो तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता, और वही वायर उठाकर ऐसे रख दें तो उस पर मैक्सिमम फोर्स लगता है। इस तरह करंट कैरी कर रही हो तो कोई फोर्स नहीं लगता, इस तरह करंट कैरी कर रही हो तो मैक्सिमम फोर्स लगता है। ठीक है कि नहीं, इस तरह पड़ी हो तो ज्यादा फोर्स लगता है, इस तरह जीरो फोर्स लगता है। लेकिन फिर अगर ऐसे पड़ा हो तो फिर क्या होगा, अगर इस तरह पड़ी हो तो फिर क्या होना चाहिए, आए उसको देख लेते हैं। ये यूं है, ये यूं है। ये इस तरह से वायर करंट कैरी कर रही है, ये लेंथ एल है और ये एंगल थीटा है। इसमें जो फोर्स इस तरफ को लग रहा है, अब देखें अब इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट होगी, आप बता सकते हैं क्या होगा, कोई मेरी हेल्प करेगा इसमें कि नहीं। इसमें फोर्स किस तरह का लगेगा बेटा जी, इसमें को मुझे बता दे कि किस तरह का फोर्स लगेगा जी। हम्म, बता सकते हैं कि नहीं। हम्म, जी मैंने कहा इस वायर में किस तरह का फोर्स लगेगा बेटा, इस वायर में किस तरह का फोर्स लगेगा। ये है जनाब एल साइन थीटा। ये क्या है, एल साइन थीटा। तो फोर्स किसके बराबर है, बी आई एल साइन थीटा। इसका मतलब ये है कि इट इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द लेंथ दैट इज इंपॉर्टेंट इन द मैग्नेटिक फील्ड। और इस थीटा के साथ अगर मैं कहूं कि जी मैं वायर इस तरह पड़ी हुई थी, फिर मैंने वायर ऐसे की, फिर 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 इस तरह की, यानी थीटा को मैं इंक्रीज करता चला गया। ठीक है कि नहीं, तो साइन थीटा के साथ फोर्स का ग्राफ इस तरह का बनता। जब थीटा 90 डिग्री हो जाता है तो फोर्स मैक्सिमम बी आई एल के बराबर होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है कि नहीं, ये ग्राफ आपको बताता है कि जनाब ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है कि नहीं, और वायर अगर इस तरह पड़ी हुई है, उसकी लेंथ का एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ जीरो है, तो फोर्स भी जीरो है। और जब वो वायर इस तरह से है, उसका एंगल लेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री है, नहीं नॉर्थ पोल। ये वायर यूं पड़ी हुई है और यूं इस तरह से है, ये यूं है, ये एंगल 90 डिग्री है। तो मैग्नेटिक फील्ड बेटा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से वायर अगर है और ये 90 डिग्री है, तो फोर्स जो है वो उस पर क्या होगा, जीरो। जीरो फोर्स इस पे, सॉरी इस पे मैक्सिमम फोर्स होगा। इस हालत में जब एंगल थीटा 90 डिग्री है तो फोर्स मैक्सिमम होगा और वो बी आई एल के बराबर। फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम, और वो बी आई एल के बराबर होगा। मुझे बताएं, यहां तक किसी को कोई नई समझ आई तो मैं हाजिर हूं जी। यहां सर तक हल्का थोड़ा सा रिपीट कर सकते हैं सर प्लीज। जी, मैंने आज सिर्फ ये बात बताई है कि मैंने बात शुरू इस तरह से कही कि ये पहला पॉइंट आज लेक्चर शुरू होते ये हुआ कि ये करंट है, वायर है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है। जब वायर में करंट फ्लो करता है तो इस वायर के गिर्द एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड स्टेब्लिश होती है, सबसे पहली बात थी। फिर मैंने कहा इसी वायर को उठाकर किसी मैग्नेट में रख दिया जाए, तो उस वायर को ऐसे दिखाया मैंने, उस वायर का एक अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है
और एक मेन मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये दोनों एक दूसरे से वो करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? इंटरैक्ट करते हैं। अब एक जगह क्या होता है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये वायर है, ठीक है कि नहीं। अब ये चीज देखें कि ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है, ये मेन मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों यहाँ एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कैंसिल कर रहे हैं। यहाँ एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? री कर रहे हैं। तो री करते हैं, एक जगह कैंसिल करते हैं, तो वायर को फिर एक फोर्स लगता है फ्रॉम द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू द रीजन ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड। और अगर आपको याद हो तो यहां तक आप वो बातें जो आपने ओ लेवल में पढ़ी थी, याद है आपको कि नहीं? जी सर। हाँ, अच्छा। तो आपको ये याद है जब वो फोर्स लगता है, तो आज आपने जो फालतू चीज पढ़ी है वो ये पढ़ी है कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इस तरह से पड़ा हुआ, और ये एक वायर है जो उस मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई, और ये करंट है जो यूं फ्लो कर रहा है, ठीक है कि नहीं। अब ये करंट जो यूं फ्लो कर रहा है, तो होगा क्या? व्हाट विल हैपन? वो फोर्स जो उस वायर इस पे लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस करंट है। जितना ज्यादा वायर में करंट होगा उतना ज्यादा उसे फोर्स लगेगा, उतना ज्यादा उसे क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। और ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इस मैग्नेट में जितना मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगी, यानी जितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, उतना ज्यादा इसे फोर्स लगेगा। और ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर इन द मैग्नेटिक फील्ड। ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर इन द मैग्नेटिक फील्ड। ये फोर्स क्या है बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर इन द मैग्नेटिक फील्ड। फिर इन दोनों को हमने कंबाइन किया तो ये BIL हो गया। और इसमें जब इक्वल टू बनाया तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कोई नहीं था, इसको हमने ऐसा एडजस्ट किया कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इसमें 1 था बेटा। इसमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या था? 1 था बेटा इसमें, ठीक है कि नहीं। अब ये चीज इस तरह से आ गई तो ये हमने चीज पढ़ ली, हमें पता चल गया कि करंट के साथ वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। करंट बढ़ता है तो वो फोर्स बढ़ता है, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है तो वो फोर्स भी स्ट्रांग होता है। ये बातें हमने पढ़ी, और फिर हमने ये ऑब्जर्व किया है कि जो इस फार्मूले में जो लेंथ है वो है जो परपेंडिकुलर है। यानी अगर कोई वायर ऐसे पड़ी हुई है और उसकी लेंथ पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। ये हमने पढ़ी, आपने ओ लेवल में भी पढ़ा हुआ था। फिर उसी चीज को आगे आप फर्दर आपने एनहेंस किया और आपने कहा कि ये जनाब ये मैग्नेट इस तरह से, ठीक है कि नहीं। और इस मैग्नेट में ये देखें, ये वायर है, ये इसकी लेंथ L है, ये एंगल थीटा है, तो ये फोर्स किसके बराबर है? BIL साइन थीटा के। ये फोर्स किसके बराबर है? BIL साइन थीटा के बराबर। इसका मतलब है कि फोर्स जो है ना वो लेंथ के परपेंडिकुलर कंपोनेंट के बराबर। फोर्स जो है वो लेंथ के परपेंडिकुलर कंपोनेंट पे डिपेंड करता है, L साइन थीटा पे डिपेंड करता है। और इसका मतलब है थीटा जितना बढ़ेगा, 0 से 90 डिग्री तक जाएगा, तो फोर्स भी बढ़ेगा। परपेंडिकुलर हो जाती है ना जब वायर मैग्नेटिक फील्ड के, तो उस पर मैक्सिमम फोर्स लगता है। ये बात है अभी तक जो मैंने बताई है। मुझे बताएं इसमें कोई मसला तो नहीं है जी? नहीं सर, थैंक यू। ठीक है। अब उसके बाद अगली जो बात थी वो ये थी कि आपको पता है कि हमने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन बनाई थी, फोर्स पर यूनिट मास। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन बनाई थी, फोर्स पर यूनिट चार्ज। हमारा दिल था कि हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की भी इसी तरह की कोई डेफिनेशन बना लें, फोर्स पर यूनिट नॉर्थ पोल वगैरह ये, लेकिन हम इस कोशिश में कामयाब नहीं हुए। तो अब हम बी को F इज इक्वल टू BIL वाली इक्वेशन से डिफाइन करते हैं। आप देखें कि हम मैग्नेटिक फील्ड काफी दिनों से हमने शुरू किया हुआ है, लेकिन हमने मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का कोई वो नहीं पढ़ा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का वो नहीं हमने किया, हमने कोई फार्मूला नहीं बनाया, उसका कोई डेफिनेशन नहीं बनाई। तो वो आज जो हम बनाएंगे वो अगर कहे कि डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जी डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, अभी तक हमने प्रॉपरली मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को डिफाइन ही नहीं किया। अभी तक हमने प्रॉपरली मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स डेंसिटी को डिफाइन ही नहीं किया। जो आज हम पहली दफा करेंगे वो ये है कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है कि नहीं है, और ये एक वायर है, ये करंट है इसमें, ठीक है कि नहीं, और ये लेंथ L है, ठीक है कि नहीं। अब क्या होगा इसमें, ये बात जो मैंने बतानी थी आपको वो ये है कि अब आप शुरू इस तरह से करेंगे,
when a wire is placed, when a wire carrying current is placed in an external magnetic field at 90 degree. When a wire carrying current is placed in an external magnetic field at 90 degree, तो क्या होगा? What will happen when a wire carrying current is placed in an external magnetic field at 90 degree? तो फिर क्या होगा? What will happen? Force exerted on this wire per unit ampere या per unit current per unit length is called magnetic flux density of the field is called magnetic flux density. ये आपने लिखना नहीं है, मैंने नोट्स में भेज दिया आपको. मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड, जिसकी फील्ड में वो वायर पड़ी हुई है. ठीक है ना? ये नीट करके मैंने यही चीज यहां लिख दी है, आपके सामने मैं रखता हूं उसको. ये देखें, यहां पर ये जो नोट्स आज आपको भेजे हैं उसमें ये लिखा हुआ है, डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. When a wire carrying current, ठीक है ना, when a wire carrying current is placed in an external magnetic field at 90 degree, ये must है कहना. Force experienced by per unit length per unit current by this wire is called magnetic flux density of this external field of this. यहाँ मैंने ये force लिखा है, field है ये, आप करेक्ट कर लीजिएगा जो नोट्स आपके पास आएंगे. एक्सटर्नल फील्ड बेटा, ठीक है ना. When a wire carrying current is placed in an external field at 90 degree, force experienced per unit length per unit current by this wire is called magnetic flux density of external magnetic field. बेटा आज आपको पता है ना, आज ए लेवल एएस फिजिक्स का पेपर है, पेपर 2. मेरा ख्याल है इसके बाद 2-3 बच्चे और फ्री हो जाएंगे हमारे. तो मैं दोबारा से सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर रहा हूं अपनी क्लास के लिए, सिर्फ उन बच्चों के लिए जो मेरे पास हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं अलहदा से सर्कुलर मोशन की क्लास स्टार्ट करूंगा, पीछे से रिवाइज करता हुआ आऊंगा. तो जिन लोगों के पीछे कॉन्सेप्ट कच्चे हैं वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं. उसमें मैं क्वेश्चंस भी ज्यादा कराऊंगा. जो मैंने आप लोगों ने टेस्ट किए हैं ना, वो काफी बुरे किए हैं. टेस्ट आप लोगों ने इतने गंदे किए हैं कि मेरा दिल आपने खराब कर दिया. सर वो वाली क्लासेस इसी टाइम में होंगी? नहीं, वो अदर देन स्कूल होंगी, बराबर होंगी आपके क्लास की, मतलब A1 E1 और A1 E5 के बच्चों के लिए ही होंगी. और वो टाइम टेबल थोड़ा ऐसा होगा, या मतलब जो आप इजीली फॉलो कर सकें. ठीक है कि नहीं? जिसमें आप रात 9 बजे भी पढ़ सकते हैं. हाँ, रात 9 बजे ठीक रहेगा वैसे वो, ठीक है कि नहीं? और उसमें आप सर्कुलर मोशन सारा डिस्कस हम करते रहेंगे, उसमें 9 बजे शुरू कर दिया करेंगे. ठीक है, वो आप लोगों के लिए होगी, सिर्फ A1 E1 और A1 E5 के लिए. पुराने सर्कुलर मोशन से दोबारा स्टार्ट लेंगे. ठीक है कि जिन जिन का मिस हुआ है, कच्चा है जिन जिन का. अच्छा मुझे बताएं, इसमें कोई मसला तो नहीं है? हाँ जी बेटा, इसमें कोई मसला तो नहीं है? नहीं सर. अच्छा, अब आ जाता है यार, यहीं से डेफिनेशन आ जाती है. डिफाइन वन टेस्ला. डिफाइन वन टेस्ला. वन टेस्ला की डेफिनेशन कैसे करेंगे? अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि डिफाइन वन टेस्ला, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? डिफाइन वन टेस्ला जी. डिफाइन वन टेस्ला. वन टेस्ला, सबसे पहली बात तो आप लिखेंगे कि टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. टेस्ला इज द यूनिट ऑफ magnetic flux density. टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आपने बता दिया. और टेस्ला के लिए आप इक्वेशन, इस इक्वेशन को हवाला देंगे आप इसका, आप इसी में लिखेंगे 1 टेस्ला 1 न्यूटन ओवर 1 एम्पियर इनटू 1 मीटर. ये 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन ओवर 1 एम्पियर ओवर 1 मीटर. ये 1 टेस्ला की डेफिनेशन होगी. ठीक है ना? 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन ओवर 1 एम्पियर 1 मीटर.
ठीक है कि नहीं? तो 1 टेस्ला, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 टेस्ला 1 न्यूटन ओवर 1 एम्पियर 1 मीटर। अब अगर आप इसको फॉर्मल वर्ड्स में डेफिनेशन देना चाहें तो वो इस तरह से है, इफ अ वायर कैरिंग a current of 1 ampere is placed in a magnetic field and if it experiences a force of 1 newton per meter, और साथ चूंकि एम्पियर का भी जिक्र है, पर एम्पियर एक ही एम्पियर है ये, magnetic flux density of this field is said to be 1 Tesla. Magnetic flux density of this field is said to be 1 Tesla. अच्छा, आप पूछेंगे सर आपने काफी लंबी कर दी है ये डेफिनेशन, काफी लंबी कर दी है, ये बात आपकी सही है, लेकिन फिर मेरा जवाब सुने। जब भी वो पेपर में क्वेश्चन पूछता है ना डिफाइन 1 टेस्ला, तो वो हमेशा 3 नंबर देता है उसको। बेटा जब भी वो 1 टेस्ला की डेफिनेशन आपसे पूछता है ना, तो उसमें उसने भी ना हिसाब रखा हुआ होता है अपना, ठीक है कि नहीं है? अच्छा, प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एट 90 डिग्री, ये 90 डिग्री भी कहना मस्ट होता है, ये प्लेस्ड एट 90 डिग्री, ये 90 डिग्री भी कहना मस्ट होता है, ठीक है कि नहीं है? तो टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी में 90 डिग्री का, अब देखिए 3 नंबरों में ये 90 डिग्री का भी जिक्र मस्ट है, ये जिक्र भी मस्ट है कि वो वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाए, फिर ये सारी बातें लिखनी है, तब हमेशा 3 नंबर का होता है। और इवन जो पहले वो कहता है ना डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, वो भी वो 3 नंबर की पूछता है, कभी भी 2 नंबर की या 1 नंबर की उसने नहीं पूछी। तो इसका मतलब है कि उसको भी ये एहसास है कि आपने इसकी डेफिनेशन थोड़ी ठीक करके लिखनी है, सही करके लिखनी है। अच्छा जी, अब हम आगे बात करते हैं। हमने पढ़ लिया BIL पढ़ लिया, हमने उसके चीजें पढ़ ली, उसके बारे में पढ़ लिया कि ये इस तरह से है, हमने डेफिनेशन भी पढ़ ली और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो बेटा जो मैंने आज आपको नोट्स सेंड किए हैं वो मैंने आपको दिखा दिए हैं, ठीक है? मैं दोबारा आपके सामने रख देता हूँ 1 बाय 1। वो नोट्स क्या हैं, वो ये नोट्स हैं सारे, और इसी पॉइंट्स पे जो मैंने आज अभी बातें बताई आपसे, ये इन्हीं के बारे में, ये नोट्स इन्हीं के बारे में। ये देखें, पहला पॉइंट है कि वायर कैरिंग करंट हैज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। अ वायर कैरिंग करंट हैज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, ठीक है कि नहीं? अ वायर कैरिंग करंट हैज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है व्हेन दिस वायर is placed in any external magnetic field, magnetic field of the wire interacts with the magnetic field external, वो जो external magnet है उसके magnetic field है उसके साथ wire का magnetic field interact करता है, ठीक है? Magnetic field of wire reinforces the external magnetic field at one point and cancels the external magnetic field in opposite direction, opposite side. This creates force, यानी ये अमल कि एक जगह मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग और एक जगह मैग्नेटिक फील्ड वीक हो, इस अमल से फोर्स प्रोड्यूस होता है। दिस क्रिएट्स फोर्स। वायर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स फ्रॉम रीजन ऑफ स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड टू द रीजन ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है कि नहीं? इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वायर एंड द मैग्नेट शोन, यहाँ ये वायर दिखाई है, इसका मैग्नेटिक फील्ड दिखाया हुआ और ये मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड दिखाया हुआ है। फिर दोनों को सुपरपोज करके इकट्ठा दिखाया, ये वायर पड़ी हुई है, ये जो ब्लू में है ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वायर है, जो रेड में है ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट। इनका रिजल्टेंट ये पैटर्न यूं बनता है, ठीक है कि नहीं? अब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड क्या करती हैं? दे टेंड टू, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड जो कि बेंड हुई नहीं, तो ये दे टेंड टू स्ट्रेटन अप, दे टेंड टू स्ट्रेटन अप and in doing so they exert a force in this direction. ये magnetic lines of field जो है they repel each other sideways. So magnetic lines of field tend to straighten up and repel sideways. This creates force. Force on the wire is in upward direction. इसको उधर ऐड कर लीजिएगा. Is in upward direction and equal force acts on the poles of magnet in downward direction. यानी अगर वायर पर इस तरफ फोर्स लगता है तो पोल्स ऑफ मैग्नेट्स पे डाउनवर्ड फोर्स लगता है, क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल। जी, डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये वो थंब जो है वो फोर्स की तरफ है, मगर फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की तरफ है, और ये जो है सेकंड फिंगर जो है ये करंट की तरफ है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल गिव्स फोर्स ऑन द वायर। According to the Newton's third law, action and reaction are always equal and opposite.
देयरफॉर एक्सटर्नल फील्ड क्रिएटर, यानी जिसने एक्सटर्नल फील्ड पैदा किया है उससे जो फोर्स लगता है वो उसको भी एक फोर्स लगता है। देयरफॉर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, उसको भी फोर्स लगता है। और फिर मैथमेटिक्स ऑफ दिस फोर्स जो आज आपने पढ़ लिया कि दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड F इज इक्वल टू BIL। और फिर क्या है जनाब, force F is the force on wire measured in Newton, I is the current in wire in ampere, L is the length of wire in meter और B मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। ये फोर्स करंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ ऑफ वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर पॉइंट नंबर 10 में बताया गया कि इट इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ लेंथ दैट इज इंपॉर्टेंट, यानी अगर ये वायर इस तरह पड़ी हुई है तो वायर का ये कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, L sin थीटा, और फार्मूला फिर F इज इक्वल टू BIL sin थीटा हो गया। अब आगे क्या आ जाता है, यहीं से फिर शुरू होती है बात, ये देखें, इफ अ वायर इज प्लेस्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। क्यों नहीं करेगी एक्सपीरियंस फोर्स? दिस वायर डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स बिकॉज इट्स मैग्नेटिक फील्ड इज एट 90 डिग्री to the external magnetic field, creating uniform distortion of magnetic field around the wire, creating a symmetrical effect, hence no force। ये चीज मैंने एक्सप्लेन की थी, मैं दोबारा बता देता हूं कि ये एक वायर है, जब आपने इसको इस तरह से रखा हुआ, ये वायर है, ये आपने इसको इस तरह से रखा हुआ है, ये इसमें करंट यूं फ्लो कर रहा है और ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड यूं जा रही हैं यूं। तो आप खुद देखें ये यूं इसका मैग्नेटिक, ये वो है क्या नाम है इसका, वो है जिसे क्या कहेंगे आप, मैग्नेटिक फील्ड है वायर का। तो जब वायर का मैग्नेटिक फील्ड इस तरह का है और मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड यूं है, तो दोनों हमेशा ही थ्रू आउट एक दूसरे की तरफ 90 डिग्री पे रहते हैं, तो एक सिंपल डिस्टॉर्शन क्रिएट होती है और वो यूनिफॉर्म डिस्टॉर्शन है चारों तरफ, किसी एक साइड पे कंप्लीट स्ट्रॉन्ग फील्ड और एक साइड पे कंप्लीट वीक फोर्स नहीं बनता, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर यहां पर आ जाती है डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, व्हेन अ वायर कैरिंग करंट इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड at 90 degree, force experienced per unit length per unit current by this wire is called magnetic flux density of external magnetic field। ठीक है कि नहीं? जिस फील्ड में रखा गया, वायर की अपनी नहीं, वो जिसमें उसे रखा गया। और यहां पर फिर वही डिफाइन 1 टेस्ला जो नोट्स मैंने भेजे हैं, 1 Tesla is the unit of magnetic flux density, 1 Tesla is 1 Newton over 1 ampere 1 meter, or 1 Tesla 1 Newton 1 ampere 1 meter। When a wire carrying a current of 1 ampere is placed, इधर is नहीं लिखा हुआ, is placed in an external magnetic field at 90 degree, तो 90 डिग्री का करना जिक्र मस्ट है, ठीक है ना। ये एग्जामिनर ने उसमें जो 3 नंबर रखे होते हैं डेफिनेशन में, उसमें एक नंबर इसका है, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन पर मीटर, और पर एम्पियर भी लिख दें तो अच्छा, पर एम्पियर, पर में डिवीजन का कॉन्सेप्ट आता है। दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हैज अ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ 1 टेस्ला। फिर वही बात आपको बताई थी कि इधर इस तरह वायर पड़ी है तो उस पर कोई फोर्स नहीं है, उस वायर को यूं टिल्ट करते जाएं तो 90 डिग्री पर मैक्सिमम फोर्स है, और F इज इक्वल टू BIL है, BIL साइन थीटा है। ये इस तरह से पॉइंट, और 14th पॉइंट पर ये बेटा खत्म होते हैं नोट सारे, ये F इज इक्वल टू BIL के नोट्स थे। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मैं हाजिर हूं। जी जी, किसी ने कोई बात पूछनी हो तो मैं हाजिर हूं।